हेलो एवरीवन। वेलकम टू द गेट मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 03 बाई 2020 यानी कि जो एडवर्टीजमेंट था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एडवर्टीजमेंट नंबर क्या था 03 बाई 2020 उसका जो है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 का आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर हैं तो वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सबसे सही आंसर है। ठीक है, तो पेपर का जो सब कुछ तो पता ही है डिटेल कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे और जो 100 मार्क्स के थे और 1 घंटे टाइम दिया गया था आपको। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट, सबसे पहले आज का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है इफ ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है और उसके बाद स्टील का क्वांटिटी भी दिया हुआ है, 4 नंबर ऑफ 20 mm डाया स्टील है और उसके बाद विड्थ दिया हुआ है और इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ क्या होगा। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आएगा 209.9 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप करेंगे तो ये डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि ये डिप डेप्थ है यहाँ पे 600 और ये सब है। देख लीजिएगा इसका आंसर जो है वो आएगा आपका ऑप्शन ए, अंडर रेनफोर्स्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड फ्लैंज बीम है, फ्लैंज बीम है, इसका इफेक्टिव विड्थ जो है वो टीएफ है, डीएफ 100 में mm। ठीक है, और एल नट है जो लेंथ है वो 1200 mm। और जो विड्थ ऑफ यहाँ पे सबका जो डेटा दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा कह रहा है इफेक्टिव विड्थ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम का जो है इफेक्टिव डेप्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जब आप इसको निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका 2950। ठीक है, 2950 आएगा। बाकी इसमें देख लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। थ्री हिंज आर्च इज स्टैटिकली, यह थ्री हिंज आर्च क्या होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है, आपको पता है। तो ये इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को में बोल रहा है कि फ्लैट वेल्ड में भी टर्मिनाइज्ड, फ्लैट वेल्ड को कौन सा वेल्ड बोला जाता है। तो इसको मीटर वेल्ड भी बोला जाता है, कॉन्केव भी बोला जाता है और कन्वेक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरेबली बी यूज्ड एट प्लेस वेयर टॉर्सन अकर, टॉर्सन कहाँ पे जो अकर करता है तो कौन सा सेक्शन को इसमें हम लोग प्रेफर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बॉक्स टाइप सेक्शन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है कि इसमें कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, जो इफेक्टिव लेंथ होता है फ्लैट वेल्ड का वो 4 टाइम्स वेल्ड के साइज से एक्सीड नहीं लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 का जो है वो बोल रहा है कि जनरली पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट्स एज टू अवॉइड। तो जो पर्लिन इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि बेंडिंग मोमेंट इन आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। इसमें बोल रहा है कि IS 800 2007 के अकॉर्डिंग लिमिट लिमिट्स द वैल्यू ऑफ विड्थ ऑफ थिकनेस रेशियो ऑफ द, ये देख लीजिएगा इसका जो सही आंसर है वो आप देखेंगे तो ये लोकल बकलिंग आएगा। ठीक है, ठीक है, लोकल बकलिंग में हम लोग इसको चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि द डिजाइन विंड डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, डिजाइन विंड किस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिस्क पे भी, रिस्क कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, टोपोग्राफी ऑफ एरिया पे भी और टेम्परेचर सॉरी स्ट्रक्चर पे भी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। एक 11th क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि देखिए स्टील प्लेट 30 सेंटीमीटर वाइड है यानी कि विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है
और थिकनेस दिया हुआ है 10 mm, 10 mm। और उसके बाद बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द बोल्ट के होल का डाया दिया हुआ है 20 mm। तो इसमें पूछा जा रहा है द नेट सेक्शन एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ये 30 mm है, 30 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 300 mm। ठीक है, 300 mm हो जाएगा। तो जो इसका नेट एरिया क्या हो जाएगा, 300 माइनस होल का डाया कितना है 20, ठीक है, इंटू 10, यही नेट नेट एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 280 इंटू 10, यानी कि 2800। ठीक है, तो 2800 यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, ये हमारा नेट एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, जो गसेट प्लेट होता है उसका थिकनेस कम से कम 12 mm होना चाहिए, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है अ बीम फिक्स्ड एट द एंड एंड सब्जेक्टेड टू द लेटरल लोड। ठीक है, एक बीम है जो कि दोनों एंड से उसको फिक्स किया गया है। ठीक है, दोनों एंड से इसको क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग दोनों एंड से इसको क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक, और उस पर बोल रहा है कि लेटरल लोड सिर्फ लग रहा है, लेटरल लोड ओनली। ठीक है, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे लेटरल लोड लग रहा है। तो बोल रहा है कि इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट एंड द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, इसका डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब सिर्फ लेटरल लोड लग रहा होता है, तो उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एच जो है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा, ds, ये हो जाएगा टोटल, जो हमारा अननोन है कितना हो जाएगा 4, 2 इधर और 2 इधर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो 4 हो जाएगा, और माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं लेंगे, तो सिर्फ वर्टिकल फोर्स जीरो और मोमेंट जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 14। बोल रहा है कि द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब बनाना होगा, तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा पैराबोलिक। ठीक है, तो 14 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 15 में देखते हैं कि अ फिक्स बीम ऑफ स्पेन एल इज सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट एम एट द सेंटर ऑफ स्पेन, यानी कि एक फिक्स बीम है उसमें जिसका लेंथ जो है स्पेन का वो एल है, और सेंटर पर जो है एम मोमेंट लग रहा है। ठीक है, तो फिक्स एंड मोमेंट पूछा जा रहा है, तो फिक्स एंड मोमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा m/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है फुली सेचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, जब फुली सेचुरेटेड सॉइल रहेगा तो यानी कि उसमें क्या होगा, जितना भी वाइड रहेगा सब का सब उसमें वाटर आ जाएगा उसके जगह पे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 फेज डायग्राम होगा, और 2 फेज में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सॉइल सॉलिड और वाटर। तो यहाँ देखिए 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, यही ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट सी यू का वैल्यू दिया हुआ है और सीसी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो D30/D10 पूछा है। तो इसको जब आप निकालेंगे, देखिए ये इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, सी यू दिया हुआ है, CU4 दिया हुआ है, 4 CU का वैल्यू क्या होता है, D60/D10, D60/D10 यही होता है ना। तो देखिए D60/D10 है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास D60 = 4 × D10। ठीक है, चलिए, अब है सीसी दिया हुआ है, सीसी का वैल्यू 1। तो सीसी क्या होता है, D30 का स्क्वायर, D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 × D10। ठीक है, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, D60 का वैल्यू 4 × D10 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × D10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा D30/D10 कितना आ जाएगा,
ये 4 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट यानी कि 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 2 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है। ठीक है, वी वी इक्वल टू वी एस। ठीक है, तो पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम यानी कि वीवी प्लस वी एस। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा कितना, 1/2। और वाइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो देख लीजिए क्या लिखा है, पोरोसिटी पहले है और वाइड रेशियो बाद में है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th, उसमें पूछा बोला जा रहा है कि फॉर अ पेपिंग फेनोमेना टू अकर इन द सॉइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है? पेपिंग फेनोमेना में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाँ ये होता है ऑप्शन सी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है यूनिटी के आसपास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में पूछ रहा है टाइम फैक्टर फॉर अ क्ले लेयर, टाइम फैक्टर फॉर क्ले लेयर जो होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो यानी कि ये ड्रेनेज पाथ के किसके, या तो ये डायमेंशनल लेस पैरामीटर है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ है, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में पूछा जा रहा है कि इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ऑन a saturated soil pore water pressure is 0 during, तो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट यानी इनकी सीडी टेस्ट की बात कर रहा है सेचुरेटेड सॉइल पे, तो पोर वाटर प्रेशर कब जीरो होता है? तो कंसोलिडेशन और शेयरिंग स्टेज दोनों स्टेज में पोर वाटर प्रेशर जीरो होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50%, टाइम फैक्टर इज व्हाट? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर 50% है तो टाइम फैक्टर कितना होगा? इसका जो सही आंसर है वो है, आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा आप कैलकुलेट करके 0.2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है कि अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, जो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है उसको कौन से टेस्ट में इसको कौन सा टेस्ट उस पर किया जाता है? ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में डिस्टर्ब सॉइल यूज किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन टेस्ट हम लोग अनडिस्टर्ब सॉइल का करते हैं। श्रिंकेज लिमिट और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम लोग डिस्टर्ब सॉइल का करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। डिफ्लेक्शन ऑफ अ सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट, जो डिफ्लेक्शन होता है सीट पाइल ब्रेस्ट कट में, तो उसके बारे में बोल रहा है कि इंक्रीजेज विथ टॉप एंड देन डिक्रीजेज। ठीक है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा पहले टॉप पे, हाँ तब डिक्रीज करेगा, या फिर डिक्रीज करेगा टॉप पे फिर जो इंक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर डिक्रीज फ्रॉम टॉप एंड देन इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से बॉटम इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, किस तरह से करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि वो इंक्रीज करेगा टॉप से बॉटम तक। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, यानी कि टॉप से जितना नीचे आएंगे वो इंक्रीज करता जाएगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। 25 का जो है बड़ा लेक्स्ट्रीन सॉइल और सॉइल्स, लेक्स्ट्रीन सॉइल क्या होता है? लेक के बेड पर जो डिपॉजिट होता है वो, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का हम लोग देखते हैं। 26 में एक्सपेक्टेंट पोर वाटर प्रेशर जो है उसका कोफिशियंट बी जो होता है वो सेचुरेटेड सॉइल के लिए कितना होता है? ठीक है, तो ये 1 होता है सेचुरेटेड सॉइल के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर अ सैंडी सॉइल? जब हम लोग सैंडी सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल निकालना होता है हमें, तो कौन से पैरामीटर का यूज करते हैं? तो ये डेंसिटी इंडेक्स का यूज करते हैं या फिर रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है 28, बोल रहा है कि इसमें कैंटिलीवर सीट पाइल ड्राइव्स इट स्टेबिलिटी फ्रॉम, जो कैंटिलीवर सीट पाइल होता है वो अपना स्टेबिलिटी कहाँ से लाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेटरल रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल। ठीक है, यहीं से लाता है। नेक्स्ट है 29, बोल रहा है कि अ सैंड डिपॉजिट हैज पोरोसिटी 1/3। ठीक है,
एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, यानी कि एन दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। बोल रहा है कि द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कॉज सैंड बॉइलिंग, बॉइलिंग सैंड बॉइलिंग के केस में जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30। बोल रहा है राफ्ट resting on the sand can be allowed double of the allowable soil pressure when, तो इसका जो सही आंसर है जब हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा परमिसिबल सेटलमेंट डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसका जो देखिए इसमें क्या है, 31 में बोल रहा है कि इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द स्प्लिट स्पून सैंपल दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि ब्लो फ्रॉम अ ड्रॉप वेट, ये सब है, एंड फ्री फॉल। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ड्रॉप वेट का कितना होगा और फ्री फॉल कितना होगा। ठीक है, तो जब इसका हम लोग सही आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 65 क्या होगा, वेट होगा, और 75 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइट होगा। उसके फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। 32 में है कि मोहर डायग्राम, इन मोहर डायग्राम अ पॉइंट एवं मोहर इन्वेलप, जो मोहर हम लोग इन्वेलप ड्रॉ करते हैं तो उसके बाहर का जो है पॉइंट क्या बताता है, तो वो इमेजिनरी कंडीशन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन अ प्लेट लोड टेस्ट प्री लोडिंग रिकमेंडेड बाय आईएस कोड, आईएस कोड में जो प्लेट लोड टेस्ट में जो प्री लोडिंग होता है वो कितना बताया गया है आईएस कोड के द्वारा, इसका जो सही आंसर है वो है 70 ग्राम/सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना लोड लगता है। नेक्स्ट है 34। 34 में हम बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट इन क्ले एंड सेंट। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ऑप्शन जो है इसका थोड़ा सा अजीब है, हमारा ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है इसका बता दिया जा रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें फाउंडेशन का जो है किस तरह का फुटिंग है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, अगर फुटिंग का नाम दे दिया रहता, या फिर आइसोलेटेड हो या फिर राफ्ट हो, या फिर या अगर वो सेटलमेंट का भी टाइप दे दिया रहता कि डिफरेंशियल सेटलमेंट है कि कैसा सेटलमेंट है, तो अगर इस तरीके का कुछ हिंट रहता तो हम लोग पता कर सकते थे। लेकिन ऑप्शन भी जो है वैसा कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग के लिए क्या होता है, आइसोलेटेड, एक मिनट, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए यहाँ पे इसका वैल्यू 40 होता है सैंड के लिए। ठीक है, और 65 होता है क्ले के लिए। ठीक है, और जब हम लोग राफ्ट फुटिंग की बात करें तो 40 से 65 के बीच में हम लोग लेते हैं सैंड के लिए, और 65 से लेकर के 100 के बीच में हम लोग लेते हैं आ, इसके लिए, क्ले के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और बाकी जो है, जैसे डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करें तो डिफरेंशियल सेटलमेंट के केस में 25 लेते हैं हम लोग सैंड के लिए, और 40 लेते हैं हम लोग क्ले के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस है, कुछ बताया नहीं गया है, तो हम लोग जो भी सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, पहले क्ले बोल रहा है फिर सैंड बोल रहा है, यानी कि पहले जो होगा वो यहाँ पे, हाँ ऑप्शन में तो पहले क्ले है, इसमें क्वेश्चन में तो पहले क्ले है, यानी कि सेटलमेंट पहले ज्यादा होगा और बाद वाले में कम होगा। तो देख लीजिए इसमें भी पहले ज्यादा है, इसमें गलत है, और इसमें हाँ, यानी कि आइदर होगा ए और सी। ठीक है, ए और सी होगा, तो ए और सी में से जो है कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्ले है तो 40 और 65, यानी कि 40 और 25, 40 25, यानी कि ये लगभग बहुत हद तक मैच कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 60 और 30 है, तो 65 और 40 है इधर, तो ये जो है इस रेंज में नहीं मैच कर रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर देगा बीपीएससी, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन को डिलीट करें। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग जो भी है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको ऑप्शन ए बता रहे हैं आपको कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एडॉप्टेड इन फाउंडेशन डिजाइन, फाउंडेशन डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना अडॉप्ट किया जाता है, तो 2 से 3 के बीच में अडॉप्ट किया जाता है। उसका 36 क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर बार ऑफ विड्थ बी एंड हाइट एच है, रेक्टेंगुलर बार है जिसका विड्थ बी है, हाइट एच है, बीइंग यूज्ड एज कैंटिलीवर, द टोटल द लोडिंग इन इज इन प्लेन पैरेलल टू द साइड बी, यानी कि साइड बी जो है उसके पैरेलल लोड है, तो उसका सेक्शन मॉडुलस पूछा जा रहा है। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आई अपॉन
क्या होता है वाई। ठीक है, तो आई हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए लोडिंग है बी के पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इंटू बी क्यूब बाई 12, ये आ जाएगा क्या, आई। और y कितना हो जाएगा, b/2, तो b/2 अगर करेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 2/b। ठीक, तो एक बी से यहाँ कैंसिल तो स्क्वायर हो जाएगा, और एक से ये 6, तो ये क्या आ जाएगा, HB² बाई 6। ठीक है, HB² बाई 6 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक, हाँ, ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37। इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर विथ डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी एन है। अगर डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी एन है तो कितना प्लास्टिक हिंज चाहिए कोलैप्स करने के लिए स्ट्रक्चर को, तो वो होता है n+1। जितना डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी होता है उससे एक ज्यादा प्लास्टिक हिंज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, द शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर ट्यूबुलर सेक्शन विथ आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू द ट्वाइस द इनर डायमीटर। देखिए ये बेसिकली पूछ रहा है कि शेप फैक्टर जो है यहाँ आउटसाइड और इनर डायमीटर की बात हो रही है, तो यानी कि ये जो है हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, और हॉलो सर्कुलर सेक्शन जो होता है उसका अगर शेप फैक्टर की बात करें तो ये जो होता है 1.27 होता है। ठीक है, तो 1.27 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ भी थोड़ा सा सस्पेंशन वाली बात है, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि अ बीम ऑफ लेंथ एल इज पिन्ड एट बोथ एंड। एक बीम है एल लेंथ का, दोनों एंड पे पिन कर दिया गया है। इज सब्जेक्टेड टू द कंसंट्रेटेड बेंडिंग कपल ऑफ मोमेंट एम एट द सेंटर। सेंटर पे बेंडिंग कपल एम है। उसका बाद बोला कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा बीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एम। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम में एम होगा। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल द बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि शियर फोर्स कहाँ पे जीरो होगा। तो शियर फोर्स क्या होता है, ठीक है, शियर फोर्स जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप होता है। तो हम लोग यहाँ से dm/dx हम लोग निकालते हैं। dm/dx जब हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ए को अंदर करेंगे तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, माइनस ए एक्स क्यूब है बाई एल स्क्वायर, तो ए एक्स क्यूब का बाई एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3a² सॉरी 3ax² बाई एल स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक, जीरो होगा तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 यानी कि l² और l² बाई 3a, l² बाई 3, तो x² का वैल्यू हो जाएगा l² बाई 3। तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, l/√3। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, मिड स्पैन नहीं है, गलत है, सपोर्ट भी गलत है, और यहाँ पे देखिए l² बाई √3 दिया हुआ है जो कि गलत है, l/√3 होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 41। बोल रहा है इफ वी यूज लिंक सपोर्ट, लिंक सपोर्ट अगर हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर सिस्टम में, किसी में भी स्ट्रक्चर सिस्टम में, देन हाउ मेनी अननोन्स वुड बी हैव। तो हम लोग जानते हैं कि जब लिंक सपोर्ट होता है तो सिर्फ उसमें एक्सियल फोर्स लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक अननोन होगा जो कि एक्सियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 42। इसमें बोल रहा है कि इफ अ मेंबर ऑफ अ ट्रस इज इन कंप्रेशन, मेंबर जो है ट्रस का कंप्रेशन में है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इट विल अप्लाई टू द ज्वाइंट, ज्वाइंट पे किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, ट्रस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एक मिनट, यहाँ पे ये ट्रस की बात कर रहा है, ये ट्रस का मान लीजिए मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंबर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। बोल रहा है मेंबर जो है ये क्या है, कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन मीन्स इस तरह से मेंबर पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स है दैट विल अप्लाई टू द ज्वाइंट, ज्वाइंट पे किस तरह का फोर्स लगेगा, अपवर्ड इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट है,
तो ज्वाइंट पे किस तरह का फोर्स लग रहा है? आउटवर्ड, आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, तो आउटवर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और मेंबर पे किस तरह का फोर्स लगेगा? तो मेंबर पे इनवर्ड फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे किस किस पे पूछा जा रहा है? ज्वाइंट पे, तो ज्वाइंट पे आउटवर्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43। इसमें बोल रहा है कि एज्यूम ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ए बी और बी सी दोनों 1 1 मीटर का है। तो व्हाट विल बी द वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी? पॉइंट बी पर वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ से पॉइंट बी पर वर्टिकल रिएक्शन की बात करें तो कहीं भी अगर बढ़ेंगे तो एक्स डिस्टेंस पर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी एक्स हो जाएगा। तो एक्स इसका यानी कि 43 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44। इसमें बोल रहा है कि इफ वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टिंग आईएलडी फॉर वर्टिकल सपोर्ट एट अ पिन जॉइंट। ठीक है, पिन जॉइंट पर वर्टिकल सपोर्ट है, तो उसका हमें क्या करना है? आईएलडी बनाना है। तो मूलर ब्रिस्टॉप प्रिंसिपल के द्वारा जो है इसको किससे रिप्लेस करेंगे? तो पिन को जो है, पिन में हम लोग क्या करते हैं? रोलर से रिप्लेस करते हैं पिन को। ठीक है, तो रोलर गाइड यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें बोल रहा है कि विच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर इन ड्यूरिंग अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के समय कौन सा स्ट्रक्चर जो है बेटर परफॉर्म करेगा? तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो बेटर परफॉर्म करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इसमें 46 में, इफ सपोर्ट बी सेटल बाय 1 mm, यानी कि ये सपोर्ट जो है बी 1 mm से सेटल कर गया नीचे, तो बोल रहा है कि देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एट पॉइंट ए? तो पॉइंट ए पर जो है किस तरह का डायरेक्शन होगा? तो जब ये सेटल करेगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मोमेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किस तरह का है? क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47। A transverse reinforcement provided at right angle to the main reinforcement। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है मेन रेनफोर्समेंट के राइट एंगल पे? क्योंकि देखिए ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सही है। टेम्परेचर को रेसिस्ट, टेम्परेचर स्ट्रेस रेसिस्ट करने में करता है, सही है। बाकी रेसिस्ट श्रिंकेज स्ट्रेस भी करता है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। बोला आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो लॉस ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू, एक लॉस ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे होगा, वो किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के कारण भी होता है, इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण भी होता है और क्रीप के कारण भी होता है, तो ऑल ऑफ द एबव भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 49। इसमें बोल रहा है कि द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन। जो स्पेसिंग होता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में कॉलम के अंदर, वो किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए इसमें भी ये लिस्ट लेटर डायमेंशन जो होता है कॉलम का, इस पे भी होता है। फिर 16 टाइम ऑफ डाया जो स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार का होता है, उसके आ, ये भी उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डिसाइड करते हैं। और 48 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पे भी डिसाइड करते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है पेपर 5 के सिविल इंजीनियरिंग का, कि लेफ्ट स्प्लाइस इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट आर जनरलाइज नॉट यूज टू बार साइज ग्रेटर लार्जर देन, कौन से साइज से बड़ा हम लोग यूज करना नहीं चाहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 36 mm दैट। ठीक है, तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 के, इसका आंसर हमने आपको बताया। और उम्मीद करते हैं बहुत सारे आपके सही हुए होंगे। और इसका इसका पेपर का जो लेवल था वो लगभग इजी लेवल का ऐसा बोला जा रहा है कि इजी लेवल का क्वेश्चन था इसमें, बाकी जो जनरल स्टडी और जनरल इंजीनियरिंग साइंस के रिस्पेक्ट में। तो उम्मीद करते हैं आपके स्कोर इसमें अच्छे आ रहे होंगे। बाकी कितना स्कोर आ रहा है आपका इस पेपर में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो किसी तरह का, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है गलत हो या फिर कुछ भी हो, मैक्सिमम चांसेस है कि जो भी आंसर यहाँ पे बताया गया है वो भी गलत नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या फिर गलत है या फिर कुछ भी डाउट है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पेपर 6 का जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।